नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके बीच में एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रवक्ता मुख्य परीक्षा हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए उपयोगी हैं। जो अभ्यर्थी प्रवक्ता मुख्य परीक्षा हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। या फिर जो हिंदी साहित्य से यूसेट, नेट, जेआरएफ, एनबीएस, केबीएस आदि की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पेपर सेट उपयोगी रहने वाला है। और आज मैं आपके बीच में जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका जो पहला पार्ट है आदिकाल, उसके 70 से 80 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और सारे वो चुनिंदे प्रश्न हैं जो कंफ्यूज करते हैं और जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके बीच में है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? पहला है उनका जन्म पटियाला में हुआ, उनका जन्म पटियाला में हुआ। और दूसरा है हमारे पास वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और तीसरा है वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। और चौथा विकल्प है उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ कहना है तो फारसी में पूछो। ये चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और ये नीचे आपके पास ये आपको मिलान करने हैं। इन कथनों में से आपको बताना है कि कौन सी बात इसमें से सही है। यहाँ पर बताना है खड़ी बोली हिंदी का पहला जो कवि है अमीर खुसरो, उनके बारे में कौन सी बात जो है सही है। सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए, लगा लीजिए, आपने लगा दिया होगा, भर दिया होगा आपने। उनका जन्म पटियाला में हुआ था। आपको बहुत कंफ्यूज करेगा ये प्रश्न, है ना। मैक्सिमम लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं। आप देखिए, हो सकता है आप भी गलत हों। अगर नहीं है तो देखिए आप, उनका जन्म पटियाला में हुआ था, ये बात इनकी गलत है। ये बात गलत है क्योंकि इनका जन्म पटियाला में नहीं हुआ बल्कि पटियाली में हुआ। कहाँ हुआ? पटियाली में हुआ। और पटियाली जो गांव पड़ता है ये यूपी के एटा जिला में पड़ता है। यूपी के एटा जिला में पड़ता है ये पटियाली गांव। और ये क्या लिखा हुआ यहाँ पर? पटियाला। जबकि ये पटियाला कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ये गलती होने के चांस यहाँ पर है, हो सकता है आपने भी ये गलती करी। तो इनका जन्म पटियाला में हुआ था, ये बात हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि पटियाला नहीं बल्कि इनका जन्म पटियाला एटा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए पहली बात गलत हो जाती है। दूसरी बात है वे निजामुद्दीन औलिया की शिष्य थे। बिल्कुल सही बात है, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये बात सही है। अगली बात आती है वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। ये बात भी इनकी जो है सही निकल जाती है। और अगला है उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। इस बात को लेकर के भी आप कंफ्यूज रहेंगे। इस बात को भी मैं गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो, उन्होंने ये गलत क्यों है? ये बात उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये बात सही है, यहाँ तक ठीक है। मुझसे कुछ कहना है तो फारसी में पूछो, ये बात यहाँ पर गलत है। इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि ऊपर से ये स्टेटमेंट ठीक चल रहा है कि हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन मुझसे कुछ पूछना है तो किसमें पूछो? हिंदवी में पूछो। क्या बोला इन्होंने? हिंदवी में पूछो। हिंदवी का मतलब क्या है? खड़ी बोली हिंदी है, हिंदी में पूछो ताकि मैं आपको कुछ अद्भुत बता सकूं। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और अगर मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो, खड़ी बोली में पूछो, ताकि मैं आपको कुछ अद्भुत बता सकूं, ताकि मैं आपको कुछ नया बता सकूं। इसलिए ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर फारसी लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला वाला गलत, चौथा वाला गलत, और 2 और 3 हमारी बात सही निकलती है। इसलिए जो अभ्यर्थी 2 और 3 में टिक कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बाकी और सारे गलत हैं। तो इस प्रकार से पहले का हमारा आंसर क्या हो गया? सी। आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप प्रवक्ता हिंदी साहित्य से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जो भी अभ्यर्थी हैं, ये सभी एग्जामों में आने वाले प्रश्न हैं। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया है जी। चंद बरदाई देखो आप, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम का महाकाव्य लिखा है। फिर चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? यहाँ पर बताना है कि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम की जो रचना लिखी है
इसमें इन्होंने किस छंद का प्रयोग, छंद तो इन्होंने बहुत प्रयोग किए, करीब 68 छंद इन्होंने इसमें प्रयोग किए हैं, और उनमें से बताना ये है कि कौन सा छंद इन्होंने जो है सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया। अरिल है, पदड़िया है, कवित है और सवैया है। तो इनमें से हमारा जो आंसर रहने वाला है, लगाइए आप, लगा दिया होगा आपने टिक। ये सी की तरफ जो भी अभ्यर्थी हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और कवित को हम किस नाम से जानते हैं? छपय के नाम से जानते हैं। तो छपय इनका एक प्रकार से प्रिय छंद है। छपय का प्रयोग इन्होंने सबसे ज्यादा मात्रा में जो है किया है, और टोटल मिलाकर के इन्होंने कितने छंदों का प्रयोग किया? 68। और इसमें टोटल जो सर्ग है, समय है, वो कितने हैं? 69 समय है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से दूसरे का हमारा क्या बनेगा? सी वाला विकल्प। इनको छपयों का राजा भी कहा गया है। ठीक है, छपयों का राजा किसे कहते हैं? चंद बरदाई को कहते हैं। और किसने कहा इनको छपयों का राजा? शिव सिंह सेंगर ने। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? इसमें बताना यह है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है इनमें से जो अप्रमाणिक नहीं मानता है, यानी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। इसका मतलब यह कि 3 जो है इसमें अप्रमाणिक मानने वाले हैं, और इसमें एक विद्वान ऐसा है जो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक नहीं मानता है। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, तीसरा है गौरी शंकर ओझा, और चौथा है डॉक्टर वुलर। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा आपका सही आंसर होगा। जो बी की तरफ है, आपका बिल्कुल सही जवाब है कि मोहनलाल विष्णुलाल पांडे पृथ्वीराज रासो को जो है अप्रमाणिक नहीं मानते हैं, अप्रमाणिक नहीं मानते हैं, बल्कि क्या मानते हैं? इसको प्रमाणिक मानते हैं। और प्रमाणिक मानने वालों में जैसे टॉड है, कर्नल टॉड है, मिश्र बंधु है, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे है, उसके अलावा ग्रियर्सन है, ये सारे पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। जबकि रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर बुलर, ये जो विद्वान है, ये इसको क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। और जैसे हजारी प्रसाद जैसे जो विद्वान है, ये इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और निष्कर्ष रूप में हम यही कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो नाम का जो ये ग्रंथ है, ये पृथ्वीराज रासो नाम का जो ग्रंथ है, ये किस प्रकार का ग्रंथ है? निष्कर्ष तौर पर, अब निचोड़ के रूप में अगर हम कहते हैं, तो ये अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो मत है, ये ज्यादातर स्वीकार्य है, ज्यादातर स्वीकार्य है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है, और निष्कर्ष के तौर पर भी इसे अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ ही मानना ज्यादा उचित है। तो यहां पर हमारा तीसरे का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। चौथा प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है। आदिकाल के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की और वीडियो आपको मिल सके। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? जयदेव, विद्यापति, जायसी और जगनिक। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? जयदेव, विद्यापति, जायसी और जगनिक। लगाइए इन चारों में से कौन सा आपका सही आंसर रहने वाला है। बी की तरफ जाऊंगा मैं। बी बिल्कुल आंसर है। विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की एक ऐसी कड़ी है जो आदिकाल खत्म होने पे और भक्तिकाल शुरू होने पर आता है, इसलिए इनको जो है वय संधि का कवि भी बोलते हैं। वय संधि का कवि, वय संधि का कवि किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या आता है? विद्यापति। और वय संधि का कवि इसीलिए कहा जाता है कि आदिकाल और भक्तिकाल के बीच को जोड़ने का काम करते हैं। ये आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की स्वर्णिम कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? हमारा आंसर क्या बनता है? विद्यापति। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, ठीक है जी, इसलिए मैं फटाफट चलूंगा। आगे चलो, आगे लाइन से लिखना। अगला देखो आप, लाइन से क्या लिखना है, क्वेश्चन हम कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? पांचों प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? इसमें शास्त्रीयता होती है, यह मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, और अगला है इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो बताइए, पांचों प्रश्न आपके सामने हैं, चारों विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। आपको टिक करना है कि कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है। ये चारों विकल्प में लगाइए फटाफट करके जी। जो ए की तरफ है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा कि जो लोक साहित्य होता है उसमें शास्त्रीयता नहीं होती है, क्योंकि वो मौखिक हो सकता है, वो परंपरा में प्रचलित रह सकता है, उसमें सहजता और स्वाभाविकता हो सकती है, लेकिन उसमें शास्त्रीयता कतई भी नहीं होती है। इसलिए पांचवा का हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न,
वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? लगाइए, इसमें चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला, आश्रय दाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन। बी है इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण। सी है कृष्ण लीला का प्रतिपादन। और चौथा है युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। लगा लीजिए फटाफट करके। आपको छठे का बताना है कि रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। जो हमारा रासो साहित्य है उसमें इन चारों में से एक विषय ऐसा है जिसका उसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं है। तो लगाइए चार में। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ये इतिहास और कल्पना भी इसमें काफी सारे में है। युद्धों का सजीव वर्णन भी जो है यहाँ पर किया गया है। लेकिन जो ये कृष्ण लीला का प्रतिपादन है, ये कृष्ण लीला, कृष्ण वगैरह वगैरह जो ये सारी भक्ति काल की बात है, यहाँ पर रासो साहित्य में नहीं आता है ये। ठीक है जी, यहाँ पर रासो साहित्य में कतई भी नहीं आता। विद्यापति की पदावली में फिर भी देखने को मिलता है, भक्तिकालीन साहित्य में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर रासो साहित्य में ये वाली बात कतई नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी वाला बिल्कुल उचित आंसर होगा। तो छठे का जिन्होंने बी किया है ये बिल्कुल सही आंसर है। ये सारी की सारी बातें जो है हमारे यहाँ पर ये वाला सही निकलेगा। आंसर हमारा कौन सा वाला होना है? बाकी तो है तो सारी सही है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो क्या है? सी वाला विकल्प। तो जिन्होंने सी विकल्प टिक करा है कृष्ण लीला का प्रतिपादन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न ये रहा, अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं, जो मुकरियां हैं, उनका उद्देश्य क्या है? ये चार विकल्प फिर से आपके सामने दिए हुए हैं, देख लीजिए। मैं पूरी स्क्रीन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और अमीर खुसरो के युद्धों का अलाउद्दीन और अमीर के युद्धों का वर्णन। सी है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। और डी है कोई उद्देश्य नहीं। लगाओ इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपको ठीक लगता है? ये प्रश्न सबको आना चाहिए जो भी तैयारी कर रहे हैं जी। जो सी की तरफ है आपका बिल्कुल सही आंसर है, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियों का क्या है? उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद को छपयों का राजा कहा गया है? जैसे हम अभी कह भी रहे थे कि चंद को जो है छपयों का राजा कहा जाता है। ठीक है जी, किसने कहा? ये चार विकल्प हैं, शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासो, मुंज रासो और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सरोज में कहा गया है। और शिव सिंह सरोज नाम की जो पुस्तक लिखी, ये किसके द्वारा लिखी गई? शिव सिंह सेंगर ने। किसने लिखी जी? शिव सिंह सेंगर ने। तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम का जो ग्रंथ लिखा है उसमें चंद को छपयों का क्या कहा है? राजा कहा है। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न, राजमती इनमें से किस काव्य की कीर्ति की नायिका है? पहला है कीर्ति पताका, दूसरा आला खंड, तीसरा है बीसल देव रासो और चौथा है रणमल छंद। तो यहाँ पर सी विकल्प की तरफ जो भी है आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, बाकी आप जानते ही हैं ये कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की है। आला खंड परमाल रासो किसकी है? जगनिक की है। और बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नाला की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी कीर्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है स्वयंभू। अब यहाँ पर आपको मैच करना है, यहाँ पर आपको मैच करना है कि कौन सी रचना किससे मेल खाती है और उसके आधार पर जो विकल्प दिए हुए हैं ये आपको टिक करने हैं। लगा लीजिए आप मैच करने के लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ। मैंने आपको सारी स्क्रीन छोड़ रखी है, आप मैच करिए फटाफट करके। और ये प्रश्न सबको आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत साधारण प्रश्न है। ठीक है जी, लगाइए फटाफट करके। देखिए स्वयंभू की जो पुस्तक है वो कौन सी है? पौमचर्यू है। ठीक है जी, पौमचर्यू है। इधर से देखो आप पुष्पदंत की ये महापुराण है। यानी एक का हमारे पास, एक का दो हो गया, ये दो हो गया। बी का हमारे पास तीन हो गया, ये तीन हो गया। और अब्दुल रहमान या अदयमान, इसका आंसर ये वाला हो गया संदेश रासक, यानी ये पहला हो गया। और सबरप्पा की ये हमारे पास चर्यापद हो गया, यानी ये क्या हो गया? पांच हो गया। तो 2 3 1 5, 2 3 1 5 हमें विकल्प में चाहिए। 2 3 1 5। तो बी की तरफ जो भी अभ्यर्थी हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है इसका सही आंसर क्या रहा है? बी वाला विकल्प। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको मिलान करना है। आगे बढ़ेंगे। अगला 11वां प्रश्न, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। दिए गए विकल्पों को ठीक है जी सही उत्तर छांटिए। ये भी मिलान करने के लिए आपको दिया हुआ है, मिलान करने के लिए आपको दिया है। आप इसमें देखो पहले क्या दे रखा? बीसल देव रासो, 20 नर
बीसल देव रासो आपको टिक करना है, 20 नर है, बीसल देव रासो 20 नर। ये देखो आप, ये वाला हो गया, ये नरपति नाला हो गया। फिर पृथ्वीराज रासो सभी को पता है, चंद्रबरदाई, यानी आ का हमारे पास जो है 2 वाला विकल्प सही है। बा का हमारे पास पृथ्वीराज रासो चौथा वाला विकल्प सही है। और आगे हमारे पास परमाल रासो, ये हमारे पास जाएगा क्या, जगनिक, यानी सा का हमारे पास कौन सा है, पहला वाला। और खुद खुद खुमार रासो मतलब दलपति विजय, यानी दा का हमारे पास तीसरा वाला विकल्प सही रहने वाला है। तो यहाँ पर 3 4 1 3, यहाँ पर कुमार रासो का हमारे पास है 3 और इधर से पृथ्वीराज रासो का है ये वाला। और ये हमारा जो है बीसल देव रासो कौन सा है, तो हमारा जवाब रहेगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। ये बी वाला जवाब ही यहाँ पर है, 2 4 1 3, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मिलान करना है। ऐसे मिलान वाले प्रश्न जो है आपको इस बार प्रवक्ता में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया, सरयपाद, स्वयंभू, राजा मुंज और पुष्पदंत। यानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है किसको पुरानी हिंदी का पहला कवि माना है, तो आंसर बनेगा हमारा, इनमें से लगा लीजिए आप, हमारा आंसर रहने वाला है राजा मुंज। राजा मुंज, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का पहला कवि किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का पहला कवि माना है, या हिंदी का पहला कवि माना है। सरयपाद को राहुल सांकृत्यायन के द्वारा हिंदी का पहला कवि माना गया है। और इधर से स्वयंभू को हिंदी का पहला जो कवि माना, वो किसने माना, राम कुमार वर्मा ने। किसने माना जी, राम कुमार वर्मा ने। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी यहाँ ठीक से याद रखनी है। इसी प्रकार से हो सकता है प्रश्न आ जाए कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, और नॉर्मली हिंदी का पहला कवि भी किसको बोलते हैं, सरप्पा को। लेकिन राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको माना, स्वयंभू को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का या पुरानी हिंदी का पहला कवि किसको माना, राजा मुंज को। और रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी का पहला कवि किसको माना, राजा मुंज को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया है। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया, पहला है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा है सूर्यकांत शास्त्री, तीसरा है प्रबोध चंद्र बागजी और चौथा है हरप्रसाद शास्त्री। तो यहाँ पर बौद्ध गान और दोहा का जो संपादन किया, इसमें हमारा डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा, हरप्रसाद शास्त्री। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दोहा, ढोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है, रासो साहित्य में, जैन साहित्य में, सिद्ध साहित्य में या लौकिक साहित्य में। हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है, डी वाला, लौकिक साहित्य में। ढोला मारूरा दोहा नाम की जो रचना है, जैसे हम कई बार पढ़ते हैं इसको, ये किस साहित्य के अंतर्गत आएगी, हमारा आंसर होगा लौकिक साहित्य के अंतर्गत। किस साहित्य के अंतर्गत, लौकिक साहित्य के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला 15वां प्रश्न, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, यह विचार किसका है। बताओ, सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, यह कथन किसका है। किसका है जी, सी की तरफ जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये बात किसने कही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। रचना काल के अनुसार सही क्रम लगाना है आपको, लगा लीजिए कौन सा सही रहने वाला है इसमें, सरप्पा, पुष्पदंत, अदयमाण, लुइपा। ठीक है जी, कौन सा रहने वाला है, आपको याद रखना है कि इसमें जो है, इसमें देखो सरप्पा, पुष्पदंत, अदयमाण, लुइपा, और दूसरे लुइपा, सरप्पा, अदयमाण, पुष्पदंत, तीसरा है पुष्पदंत, सरप्पा, लुइपा, अदयमाण, और डी है सरप्पा, लुइपा, पुष्पदंत, अदयमाण। लगा लीजिए कौन सा वाला विकल्प सही रहने वाला है। इसमें ये बात तो सही है कि ये कतई नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे पहले इनमें कौन आता है, सरप्पा। क्योंकि सरप्पा जो व्यक्ति है ये 769 ईस्वी का व्यक्ति है, 769 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और जो लुइपा है ये 769 का मतलब 8वीं सदी हो गया। ये जो लुइपा है ये भी 8वीं सदी का है, लेकिन सरप्पा के बाद का है, ये भी सरप्पा के बाद में है। जो पुष्पदंत है
ये 10वीं सदी का आदमी है, ये 10वीं सदी का आदमी है, जबकि अदयमान जो है ये 14वीं सदी का आदमी है। तो यहाँ पर हमारा जो डी विकल्प है यही ज्यादा उचित है, इनमें से यही इनका सही अनुक्रम है। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? सिद्धों के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। पहली बात देखो आप क्या बोला यहाँ पर बोला कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ। ये बात ठीक है, महासुखवाद का जो परिवर्तन हुआ वो वज्रयानियों में देखने के लिए मिलता है, सिद्धों में देखने के लिए मिलता है। नाथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, नाथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, जबकि नाथ सिद्धों की परंपरा से निकला है, ये बात गलत है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है, इसलिए ये बात भी गलत है। और अगला, सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या बोला गया? सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। और अगला, सिद्ध की वाणियां सांकेतिक नहीं है, सिद्ध की वाणियां सांकेतिक नहीं है। बताना क्या है इसमें, कौन सा कथन सही है? यहाँ पर बताना यह है कि कौन सा कथन सही है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन सही है, ये यहाँ पर बताना है। पहला है वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ, ये बात सही है। दूसरे, नाथ सिद्धों की परंपरा से निकला, ये बात गलत है। और अगला है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। और अगला है, सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है, सिद्धों की वाणियां जबकि सांकेतिक है, ये बात गलत है। अब इसमें बताना क्या है इसमें कि भाई ए वाली बात सही है, यहाँ ए और सी का जोड़ा है, एक ए का सी का जोड़ा है, ए के साथ किसका जोड़ा है? ए और बी, बी वाली बात तो बिल्कुल गलत है, सी और डी और बी और सी। तो इस हिसाब से हमारा ये भी ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ए बात बिल्कुल सही है और ए के साथ जो दूसरा है बी वाला तो गलत है, इसलिए ये होगा नहीं। यहाँ ए है नहीं, यहाँ भी ए है नहीं, इसलिए हम ए और सी की तरफ जाएंगे। ए और सी का जो विकल्प है ये सही होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है जी, तो कई बार ऑप्शन से भी हम ठीक लगा देते हैं अगर ऊपर कोई दिक्कत हो रही है। 18वां है, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है अब्दुल रहमान, दूसरा है हेमचंद्र, सी है दामोदर शर्मा और डी है भट्ट केदार। लगा लीजिए इन चारों में से क्या आपका आंसर रहने वाला है। जो बी की तरफ है हेमचंद्र, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, ये बिल्कुल हेम शब्दानुशासन पुस्तक लिखी इन्होंने, हेम शब्दानुशासन व्याकरण का बड़ा खास ग्रंथ है, शब्दानुशासन, हेम शब्दानुशासन बहुत चर्चा में है, हेमचंद्र। और भला हुआ जो मारिया बहिणी ये इन्हीं का है। आगे बढ़ते हैं अगला 19वां प्रश्न है, प्राकृत की अंतिम अभ्रस अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से या करने से अपभ्रंश या परिचित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? सुनीति कुमार चटर्जी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रेसन। लगा लीजिए कौन सा आपका आंसर रहने वाला है। जो बी की तरफ है रामचंद्र शुक्ल की तरफ, आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, हम आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भारतीसुर बाहुबली रास, भारतीसुर बाहुबली रास किसका है? शालिभद्र सूरी, बिल्कुल सही है। रेवंत गिरी रास, विजयसेन सूरी। चंदन बाला रास कवि आसु, ठीक है, लेकिन स्तूरी भद्र रास जिनदत्त सूरी का नहीं है, बल्कि यहाँ पर आंसर होना चाहिए था जिनी धर्म सूरी। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? जिनी धर्म सूरी यहाँ पर होना चाहिए था, इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? सी वाला। थोड़ा फटाफट चलते हैं, क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चन के आसपास हैं। पुस्तक जलन हत दे चली गजन निरपकात, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति नाला की, विद्याधर की, चंद बरदाई की, जलहन की। तो हमारा आंसर होगा चंद बरदाई की। किसकी है ये? चंद बरदाई की। चंद बरदाई जो है अपने राजा को बचाने के लिए चले गए, जब गौरी ने उन्हें पकड़ लिया था तो चंद बरदाई ने अपने बेटे जलहन को पृथ्वीराज रास को पूरा करने के लिए जो है जिम्मेदारी दी,
और चंद बरदाई का जो ग्रंथ है उसे पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो किसने किया? जलहण। चंद बरदाई का बेटा कौन है? जलहण। तो पुस्तक जलन हत दे, ये पंक्ति किसकी है? चंद बरदाई की है। चंद बरदाई की पुस्तक कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। श्रांक दर पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य, सुभाषित संग्रह, खंड काव्य और एकार्थक काव्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट आप टिक करिए, जो बी की तरफ है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे 23वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं सदी तक 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? ये बताना आपको कौन सा सही आंसर होगा। जो बी की तरफ होंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आपका सही जवाब होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो हमारा बी वाला जो आंसर होगा ये बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? अवहट, पुरानी हिंदी, अपभ्रष्ट और देसी भाषा। तो 24वां का आंसर बताना है आपको, क्या सही आंसर होगा। इन्होंने क्या बताया भाई? साहित्यिक अपभ्रंश को क्या नाम दिया इन्होंने? पुरानी हिंदी नाम दिया। तो भाई अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? हम बोलेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसी प्रकार से आगे चलते हैं 25वां प्रश्न। स्थापना ए क्या है? जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। एक बात तो ये बात कही गई है, परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा तर्क आर यहां से दिया हुआ है और यहां पर स्थापना ए दी हुई है। स्थापना ए में बोला गया है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। और तर्क आर में बोला गया है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अब इसमें बताना है कि ए गलत है, आर सही है। बी बताना है आपको ए और आर दोनों सही है। सी बताना है ए और आर दोनों गलत है। और ए बताना है सही गलत है, ए सही है और आर गलत है। लगाओ आप कौन सा आपको ठीक लग रहा है इनमें। इसमें जो है, जो ये वाली बात है, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य का स्वरूप परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर जो नहीं है इसकी वजह से ये आंसर गलत हो जाएगा। यानी ए वाली बात हमारी गलत होगी, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि स्वरूप में परिवर्तन होता है, यहाँ नहीं होता है तो इसलिए गलत हो गई बात। और आर क्या बोला होगा? क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित प्रतिबिंब होता है, क्योंकि भाई साहित्य में वही कुछ लिखा जाता है जो समाज में प्रचलित होता है। तो एक प्रकार से साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये बात सही है, ये आर वाली बात सही है, लेकिन ए वाली बात गलत है। इसलिए हम ए की तरफ जाना चाहेंगे, ए गलत, आर सही है। आगे बढ़िए 26वां प्रश्न। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। बीसल देव रासो, ये कौन सी है? बीसल देव रासो की रचना कौन सी है भाई? आंसर होगा नरपति नाला। और इधर खलिक बारी जो रचना है ये किसकी है? अमीर खुसरो। यानी ए का हम जा रहे हैं 2 की तरफ और 2 का हम जा रहे हैं 4 की तरफ, जा रहे हैं। और भारतेश्वर बाहुबली रास 3 का 3 सही है, शालिभद्र सूरी। और दोहा कोश किसकी है? सरप्पा की। तो 4 का हम जाएंगे 1, तो हमें चाहिए 1 का 2, 1 का 2 ये है नहीं, 1 का 2 ये ठीक दिख रहा है, 2 का हमें 4 चाहिए, ये भी ठीक है, 3 का 3, 4 का 1, ये बी की तरफ जाएंगे भाई। बी वाला जिन्होंने किया है आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो अगला 27वां प्रश्न। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है। किसका बोध होता है? प्राकृत का बोध होता है। वैसे ही पीछे ... से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? वैसे ही पीछे ... क्या आएगा? चौपाई या चौपाई, दूसरा रासो या रासक, दोहा या दोहा, और डी होगा छपया। तो जो सी की तरफ है यहाँ पे, ये इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर दोहा या दोहा आएगा। ये रहा 28वां प्रश्न आपके सामने। 28वां प्रश्न ये रहा आपके पास है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने
गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही इन पदों को भी यहाँ किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है। तो किसके पदों की तुलना जो है शुक्ल ने गीत गोविंद से की है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की। तो किसके पदों की तुलना जयदेव की गीत गोविंद से की गई? विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास और कबीर। तो इसमें बताना है आपको कौन सा वाला आपका आंसर इसमें रहने वाला है। कौन सा आंसर आपका इसमें रहेगा? विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास? तो हमारा आंसर होगा जी ए वाला आंसर। 28 का विद्यापति, जिन्होंने पहला वाला टिक किया, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 29वां, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? रामकुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, सरप्पा को और स्वयंभू को। तो बताइए 29वां का हमारा सही आंसर क्या है? डी की तरफ जाएंगे हम। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि कौन स्वीकार करते हैं? स्वयंभू को हिंदी का पहला जो कवि स्वीकार करते हैं वो कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो 29वां का हमारा डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां देखेंगे। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? पहला है खुमान रासो, बी है परमाल रासो, सी है बीसल देव रासो, डी है पृथ्वीराज रासो। तो इसमें बताना है आपको कि आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, किसमें मिलता भाई? जो बी की तरफ है ये सही आंसर होगा परमाल रासो। परमाल रासो में जो है, परमाल रासो किसका है? जगनिक का है। परमाल रासो किसका है जी? जगनिक का है। और जगनिक ने परमाल रासो में आला और उदल को जो है विषय बनाया है। आला उदल जो है नामक दो वीर सरदार हैं जो राजा परमाल के दरबार में रहते, उनको विषय बनाते हुए उन्होंने जो है ये रचना करी है परमाल रासो। किसने? जगनिक ने। तो हमारा 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? बी वाला। बाकी जैसे खुमान रासो है, ये आप जानते हैं ये किसका है? दलपति विजय का है, ठीक है जी। और इधर से बीसल देव रासो किसका है? ये नरपति नाला का है। और पृथ्वीराज रासो किसका है? ये चंद बरदाई का है। किसका है जी? चंद का है। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न। पंडित सहल सत बखाणई देई बुद्ध स्वसंत न जानई, यह किसकी काव्य पंक्ति है? विद्यापति की है, मुंज की है, पुष्य की है या सरेपाद की है? लगाइए क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आंसर रहने वाला है जी? जो डी की तरफ है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरेपाद, पंडित सहल जत बखाणई, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 32वां। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, किस प्रकार का है? तो हमारा आंसर होगा खंड काव्य। किस प्रकार का काव्य है ये खंड काव्य भी है। और साथ में आपको याद रखना इसमें विरह वर्णन है, इसलिए विरह काव्य भी है ये। और किसके द्वारा लिखा गया है ना? यह संदेश रासक किसके द्वारा लिखा गया है? अदयमान। किसके द्वारा लिखा गया है? अदयमान के द्वारा लिखा गया है। और किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य या विरह काव्य। खंड काव्य या विरह काव्य। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 33वां प्रश्न। दब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? आसबू, सालिभद्र सूरी, देवसेन, जिन धर्म सूरी। सी की तरफ जाएंगे, देवसेन। श्रावकाचार नाम की पुस्तक इन्हीं देवसेन ने लिखी है। श्रावकाचार नाम की जो पुस्तक लिखी है, श्रावकाचार, ये इन्होंने लिखी है। और श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना है जो कब लिखी गई? 933 में। और इसमें जो है श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया? श्रावक धर्म का। श्रावक धर्म मतलब जैन धर्म से लगाते हैं क्योंकि जैन मुनि है। और एक प्रकार से जो है ये एक ऐसी पोथी इन्होंने स्वीकार करी है जो गृहस्थ जीवन में धर्म पालन करने के लिए उपयोगी है। और इसे हिंदी की पहली रचना भी मानते हैं जो कि देवसेन ने लिखी है। और दब साहब पयास नामक जो अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ है वो भी इन्हीं का है, देवसेन का। आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न। रचना और रचनाकार के दृश्य से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि,
इधर से पहाड़ दुआ, नेमिनाथ चरयू, भविष्य का धनपाल की सही है, नेमिनाथ चरयू हरिभद्र सूरी ठीक है, पहाड़ दुआ राम सिंह ठीक है, ये ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर विनय चंद्र नहीं बल्कि प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंग, प्रबंध चिंता कौन है, मेरुतुंग की रचना है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या रहने वाला है हमारा आंसर यहाँ पर, ए वाला। यहाँ पर हमारा कौन सा वाला रहने वाला आंसर, ये वाला नहीं है क्योंकि ये किसका है, मेरुतुंग का। आगे बढ़ते हैं 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है, निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित है, शिलांकित रचना कौन सी है, ये चार विकल्प आपके सामने है। पहला है बन रत्नाकर, दूसरा है बसंत विलास, सी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और डी है राहुल बेल। डी कौन सी है, राहुल बेल। तो शिलांकित कीर्ति बतानी है इसमें कौन सी है इन चारों में से। लगाइए भाई 35वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35 लगाइए आप फटाफट करके। 35 का क्या रहने वाला आपका आंसर, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आपको आ जाना चाहिए जी। जो डी की तरफ है, जो डी की तरफ है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी, डी की तरफ राहुल बेल किसकी है, ये रोड़ा कवि की है। किसकी है जी, रोड़ा कवि की है। आगे बढ़ते हैं, अगला 36वां प्रश्न ये रहा, आदिकाल की कवि सरयपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है, जायसी में, तुलसी में, कबीर में, देवसेन में। लगाइए कौन सा हमारा सही आंसर होगा। आदिकाल की कवि सरयपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ की हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है, क्या रहने वाला आंसर, आंसर है सी वाला, कबीर। कबीर जिन्होंने किया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जो मारिया बहनी महारा कंतु लजेजम तु वयसिंह जई भग्गा घर एंतु किस ग्रंथ में मिलती है, विद्याधर, हेमचंद्र, जगनिक, नरपति नाला, जगनिक नरपति नाला। ठीक है जी, तो किसकी ये रचना रहने वाली है, किसकी है ये आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध जो ये पंक्ति दे रखी है, ये इनमें से किसकी है, विद्याधर की है, हेमचंद्र की है, जगनिक की है, नरपति नाला की है। लगा लीजिए आप फटाफट करके। क्वेश्चन नंबर 37 बताना है आपको, 37 का क्या रहने वाला है आपका आंसर जी, जो बी की तरफ है आपका सही आंसर होगा, हेमचंद्र इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं 38वां प्रश्न, आदिकाल की किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, चंद बरदाई, अदयमान, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, हमारा आंसर होगा डी वाला, डी वाला, अमीर खुसरो। जिन्होंने अमीर खुसरो किया है ये जवाब बिल्कुल सही होगा, डी की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बोलियों को किस, है ना, इनकी वाणियों की भाषा, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। किनकी वाणियों को, सिद्धों की, नाथों की, सूफियों की, कबीर की। बताइए इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 39 बताना आपको, 39 का क्या आंसर रहने वाला है जी। देखिए सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा संध्या भाषा कहा गया, तो संध्या भाषा किसकी रही है ना, सिद्धों की। सांकेतिक भाषा किनकी रही है, और सांकेतिक भाषा को ही संध्या भाषा बोला गया है, और ये संध्या भाषा किसकी है, सिद्धों की है। आगे चलते हैं 40वां, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, जम्बू स्वामी चरयू, पौम चरयू, पाहुड़ दोहा, महापुराण। पाहुड़ दोहा, महापुराण। तो बताइए इनमें से, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। कड़वक शैली का प्रयोग इन चार रचनाओं में से किसमें नहीं हो रखा है। लगाइए सही आंसर, पाहुड़ दोहा में नहीं हो रखा है, बाकी सभी जगह जो है कड़वक शैली का प्रयोग हो रखा है। कड़वक में होता क्या है, 7 चौपाई होते हैं, 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है, इसी को जो है क्या बोलते हैं, कड़वक शैली बोलते हैं। 41वां देखना, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है। लिखो आप, जगनिक, खुसरो, सिरदर, चंद बरदाई, खुसरो। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। लगा लीजिए आप, इनमें से कौन सा आंसर आपको ठीक रहने वाला है, कौन सा जन्म काल के हिसाब से मैच खाता है। देख लीजिए चारों विकल्प आपके सामने हैं। लगा लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 41 का 41 का क्या जवाब सही होगा। देखिए जो सी की तरफ है
चंदबरदाई सिंपल सी बात है, शुरू में है तो चंदबरदाई से ही बहुत आसान बन जाएगा। ये सी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आगे बढ़ेंगे 42वां। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया, क्या नाम दिया? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा। क्वेश्चन नंबर 42 का बताना है आपको। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? जो सी की तरफ है आपका सही आंसर होगा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? देश भाषा नाम दिया। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 43वां प्रश्न ये रहा। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भरत मुनि ने, पतंजलि ने, राजशेखर ने, भामा ने। तो अपभ्रंश शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया, ये किस विद्वान के द्वारा किया गया अपभ्रंश शब्द का प्रयोग? जो बी की तरफ है, पतंजलि, बी की तरफ जिन्होंने पतंजलि टिक करा, ये बिल्कुल सही आंसर है। पतंजलि पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं, 44वां प्रश्न ये रहा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन सा माना जाता है? अमीर खुसरो, नानक, तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह। सरल से प्रश्न है, सरल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। आंसर होगा पहला वाला, अमीर खुसरो। क्या होगा? अमीर खुसरो। 45 बनते हैं। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा का या फिर इधर हजारी प्रसाद द्विवेदी और फिर नीचे क्या है? डॉक्टर बच्चन सिंह। बताइए इनमें से कौन सा हमारा सही आंसर है? क्वेश्चन नंबर 45 का बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या सही आंसर है? आंसर होगा पहला वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहां पर देखो आप, ये हमने 45 प्रश्न आज कवर कर लिए हैं। मैं तो बहुत लंबी लिस्ट लेकर के आया था, लेकिन समय की बाध्यता है, समय टाइम ज्यादा हो रहा है। आज मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ ये 45 क्वेश्चन। कल हम आगे 46वां क्वेश्चन कल अगले पीरियड में देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो आप आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जो भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो यहाँ पर आपसे आपके बीच में लाए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे सकें। यही हमारा उद्देश्य है। आज यहीं पर विराम देते हैं, कल शीघ्र मुलाकात होगी। जय हिंद।